Morning everybody, welcome back to my channel. I Dr. Amandeep welcome you all. So guys, today we will be discussing a new chapter number 13, which is known as dividend policy. So इससे पहले हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ये जो हमने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप जब किया था, तो स्कोप के अंदर हमने मेनली 3 डिसीजन को लिया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मेनली जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसके अंदर हमने 3 मेन एक्टिविटीज मैंने आपको बताई थी। पहला था आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा था आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, और थर्ड आपका जो मेन डिसीजन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वो होता है डिविडेंड डिसीजन। तो हम लोग तीसरा मेन डिसीजन अब कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने ये डिसाइड किया था कि कौन कौन सी मशीन्स ली जाएंगी, कौन कौन सी एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा एंड हाउ टू चूज द एसेट्स। तो उसमें हमने कैपिटल बस्टिंग डिसीजन किया था, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स। एक बार जब पता लग जाए कि कौन कौन सी मशीन्स आपने लेनी है तो उसका कितना पैसा आपको चाहिए वो आपको पता लग जाएगा, और वो पैसा कहाँ से लेना है उसके लिए हमने फाइनेंसिंग डिसीजन किया था, और कितना रेशो रहेगा डेट और इक्विटी का उसके लिए हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज भी की थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड क्या, कितने तरह के डिविडेंड होता है, और डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, सिग्निफिकेंस क्या है डिविडेंड का। इसकी जो थ्योरीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो डिविडेंड का सिंपली अगर आप मीनिंग देखो तो डिविडेंड प्रॉफिट का वो पार्ट जो आप शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, दैट इज नोन एज डिविडेंड। तो यूं कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है, जो आप प्रॉफिट कमाते हैं शेयर होल्डर्स, अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम बोलते हैं, या नेट प्रॉफिट, इसके 2 ऑप्शन है आपके पास। कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये सारा का सारा प्रॉफिट जो आपने कमाया है वो शेयर होल्डर्स को दे दे एज ए डिविडेंड, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, या सारे का सारा अपने पास रख ले, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो 2 ऑप्शन है कंपनी के पास, या तो सारे का सारा शेयर होल्डर्स को दे दे या सारे का सारा खुद अपने पास रख ले। कई बार कंपनी क्या करती है, एक मिक्स अप्रोच अपनाती है कि 30% डिविडेंड देंगे, 70% अपने पास रिटेन्ड अर्निंग रखेंगे। तो इस डिसीजन को हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड सिंपल शब्दों में आपने जब भी आपसे कोई पूछता है तो आपने ये बताना है कि दैट पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स एज ए रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो आप शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड देते हो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और जो पार्ट प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी अपने पास रख लेती है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। तो मीनिंग मैंने आपको डिविडेंड का मीनिंग तो हमने बता दिया है। अब बात आती है डिविडेंड पॉलिसी क्या है, व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी। पॉलिसी का सिंपल मीनिंग होता है कि आपकी अप्रोच क्या है डिविडेंड के रिगार्डिंग, व्हाट इज योर अप्रोच रिगार्डिंग डिविडेंड। एक स्टेबल अप्रोच आपको रखनी होती है, ब्रॉडर अप्रोच जिसको हम कह देते हैं, कि ऐसा नहीं है कि आप हर साल डिविडेंड की जो पॉलिसी है उसको चेंज कर रहे हो। आपकी अप्रोच क्या है, आप डिविडेंड देना चाहते हो या नहीं देना चाहते, स्टेबल डिविडेंड देना चाहते हो या फ्लक्चुएट रखना चाहते हो, तो वो आपकी अप्रोच को दर्शाता है। पॉलिसी क्या दर्शाती है, आपकी अप्रोच को। तो डिविडेंड जो है वो आपको पता है कि डिविडेंड आप जो है प्रेफरेंस शेयर पे भी देते हो और इक्विटी शेयर पे भी देते हो। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड आप फिक्स परसेंटेज के तौर पे देते हो, और इक्विटी शेयर के ऊपर आप डिविडेंड जो है लास्ट में जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है वो सारे का सारा डिविडेंड जो है वो दे सकते हो आप एज ए शेयर होल्डर्स को दे सकते हो। तो इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड देना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर कंपनी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं तो कंपनी सारे का सारा प्रॉफिट अपने पास रख सकती है एज ए रिटेन्ड अर्निंग। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने प्रॉफिट देना ही देना। अब बात आती है कि डिविडेंड अगर देना कंपलसरी नहीं है तो क्या डिविडेंड नहीं देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं, आगे हम बात बताएंगे आपको,
फिर भी कंपनी को एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स के माइंड के अंदर एक अच्छी इमेज जाए, उनको रेगुलर इनकम भी होती रहे। तो डिविडेंड पॉलिसी का यहाँ क्या मीनिंग आया, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है कि कंपनी एक स्टेबल अप्रोच रखती है, एक ब्रॉडर अप्रोच जिसको वो लगातार बना के रखती है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी। कि आप क्या करोगे, डिविडेंड दोगे या नहीं दोगे, उसके लिए आपको एक अप्रोच बनानी पड़ती है, एक आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि हमने डिविडेंड देना है और हर साल देना है। दैट इज नोन एज डिविडेंड पॉलिसी। अब देखिए, डिविडेंड पॉलिसी के थ्रू अगर आप देखें तो आप अपने प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आप डिविडेंड के तौर पे दे सकते हैं थोड़ा बहुत, और दूसरा आप अपने पास रख सकते हैं एज ए रिटेन्ड अर्निंग। दो ही ऑप्शन होते हैं। तो प्रॉफिट को या तो आप डिविडेंड के तौर पे दे दो या अपने पास रख लो। तो डिविडेंड पॉलिसी में हम ऐसी एक अप्रोच बनाते हैं, ऐसा कोई डिसीजन डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हम रेगुलर इसको बना के रखेंगे इस अप्रोच को, कि हम इतना डिविडेंड दिया करेंगे और इतना हम अपने पास रखेंगे। तो डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट के तौर पे आप देते हो, प्रॉफिट का वो पार्ट जो आप दे देते हो शेयर होल्डर्स को, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो इसका उल्टा रिलेशन है आपके रिटेन्ड अर्निंग के साथ। अगर आप डिविडेंड ज्यादा दोगे तो रिटेन्ड अर्निंग कम होगी, अगर आप रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा करोगे डिविडेंड कम देना पड़ेगा। तो इन दोनों का आपस में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अब आप देखो, जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपको बाहर से पैसा लेना पड़ता है। तो बाहर से आप पैसा डिवेंचर के तौर पे ले सकते हो, लोन ले सकते हो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हो, और लास्ट में था रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग जो है बेटा वो सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, और बिल्कुल इसमें पैसे नहीं लगते आपके, वो सबसे अच्छा सोर्स होता है फाइनेंस का। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। तो अगर आप ज्यादा डिविडेंड देते हो तो आपको पैसों की जब जरूरत पड़ेगी तो आपको फिर बाहर देखना पड़ेगा, डिवेंचर, शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर के तौर पे। और अगर आप कम डिविडेंड देते हो, पैसा अपने पास ज्यादा रखती है कंपनी, तो इसको फाइनेंस रेज करने में दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कितना डिविडेंड दें और कितनी रिटेन्ड अर्निंग करें। तो इस चॉइस को हम बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी। तो व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी? द डिसीजन रिगार्डिंग हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड एंड हाउ मच शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। कि प्रॉफिट का कितना पार्ट अपने बिजनेस में रखें और कितना पार्ट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे दे दें। इस डिसीजन को लगातार आप जब बना के रखते हो बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपके बिजनेस में लगातार अगर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, तो आप अपनी पॉलिसी को थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। बट जनरली क्या होता है कि आप इसको लगातार बना के रखना चाहते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिविडेंड प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो शेयर होल्डर्स को, वो उनकी रिटर्न होती है। तो डिविडेंड पॉलिसी क्या है? ए सेटल्ड अप्रोच कि आपने क्या धारणा बनाई है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नोन एज डिविडेंड पॉलिसी। दो तरह से आप डिविडेंड को, जो आपका प्रॉफिट होता है उसको आप दो तरीकों से बांट सकते हो, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज ए डिविडेंड, या फिर अपने पास रख लो एज ए अर्निंग रिटेन इन द बिजनेस। तो डिविडेंड पॉलिसी में फर्म को चूज करना होता है कि कितना पोर्शन जो है प्रॉफिट का, कितना पोर्शन आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे एज डिविडेंड और कितना पोर्शन आप अपने बिजनेस के अंदर वापस लगाओगे। तो ये जो चॉइस होती है कि कितना अपने पास रखोगे और कितना डिविडेंड दोगे, इस चॉइस को हम बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी। और इसका असर पड़ता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर और वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। देखिए, डिविडेंड पॉलिसी का असर पड़ता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर और शेयर होल्डर्स की वेल्थ के ऊपर। अगर आप डिविडेंड ज्यादा देते हो तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ती है, बट डिविडेंड ज्यादा देने से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम होती है। आपको जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपको बाहर देखना पड़ता है, कॉस्ट बढ़ती है। अगर आप डिविडेंड कम देते हो तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग तो ठीक है, आपकी इजी हो जाएगी। जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आपको, क्योंकि आपके पास रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा होगी, तो आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का एक ऑप्शन होगा, तो उसमें आपको कॉस्ट कम पड़ेगी। बट उससे फायदा, नुकसान क्या होगा कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम हो जाएगी क्योंकि उनको डिविडेंड नहीं मिलता। तो दो तरीकों से इसका इफेक्ट पड़ता है। पहले हम देखेंगे, दो पॉसिबल अप्रोचेस हैं डिविडेंड डिसीजन की।
लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप्रोच। ये अप्रोच क्या कहती है? ये अप्रोच ये कहती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट अर्निंग जो आती है वो कंपनी उसको किस तरह से देखती है। कंपनी उसको एज ए फाइनेंस ही देखती है, फाइनेंस सोर्स। कंपनी के लिए तो एक किस्म से पैसे ही है, सोर्स ही है एक पैसों का। कि आपके पास देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी को हो गया, कोई कंपल्शन नहीं है कि कंपनी डिविडेंड दे। जब डिविडेंड नहीं देना तो सारे का सारा प्रॉफिट अपने पास एज ए रिटेन अर्निंग रख लेगी कंपनी। इस रिटेन अर्निंग का करेगी क्या? तो जब भी कंपनी के पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है इन्वेस्टमेंट करने की, तो अगर ये रिटेन अर्निंग नहीं होती तो कंपनी को क्या करना पड़ता? डेट लेना पड़ता, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर लेने पड़ते। अब ये रिटेन अर्निंग है तो कंपनी को तो मौज हो गई, कहीं से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी के पास पैसे ऑलरेडी पड़े हैं। तो इस अप्रोच के अंदर जब कंपनी सारे का सारा पैसा अपने पास रख लेती है, उस केस के अंदर कंपनी क्या करती है? डिविडेंड कम से कम देती है और अपने पास जो पैसा पड़ा है रिटेन अर्निंग का उसको एज ए फाइनेंस के सोर्स के रूप में देखती है। ऐसा कंपनी क्यों करती है? क्यों कंपनी इसको कम से कम डिविडेंड देना चाहती है? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी, अगर कंपनी के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसको फटाफट आपने उसको लेना है, मार्केट के अंदर मान लो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है और आपको फटाफट एकदम से पैसों की जरूरत है, तो फिर आपको फंड चाहिए। जब आपको फंड चाहिए तो कंपनी फिर डिविडेंड नहीं देना चाहेगी, कंपनी क्या करना चाहेगी? रिटेन अर्निंग रखना चाहेगी, ताकि सारे के सारे पैसे जो है वो रिटेन अर्निंग से कंपनी को मिल जाए। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं तो कंपनी उस टाइम डिविडेंड कम देती है और सारे का सारा रिटेन अर्निंग अपने पास रख लेती है। तो इससे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के रूप में लेके चलती है, वो डिविडेंड कम से कम देती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी फंड की आपको जरूरत पड़ जाए, अगर देखो कंपनी क्या करती रहे, कंपनी को फंड चाहिए, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी फंड ले सकते हो और इंटरनल से भी ले सकते हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए एक्सटर्नल से भी और इंटरनल से भी। तो एक्सटर्नल में आपका डेट आ गया, इंटरनल में आपके शेयर होल्डर्स आ गए, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के मालिक है ना। तो डेट में और शेयर होल्डर में एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आपने ज्यादा डेट यूज कर दिया, डेट ही डेट लेते जा रहे हो आप, तो इससे क्या होता है? फर्म का रिस्क बढ़ता है, मार्केट खराब होती है कि इतना डेट ले रखा है कंपनी ने, तो आगे उसकी इमेज खराब होती है, आगे उसको डेट लेने में, फाइनेंस लेने में दिक्कत होती है। तो इसलिए फर्म को एक बैलेंस रखना चाहिए। तो अगर आप रिटेन अर्निंग करते हो तो ये शेयर होल्डर्स का ही पैसा है, तो शेयर होल्डर्स भी इससे खुश होते हैं कि ठीक है ज्यादा डेट नहीं ले रहे हम, तो इसलिए कंपनी को रिटेन अर्निंग भी करनी चाहिए, ज्यादा डेट नहीं देना चाहिए। तो ये अप्रोच क्या कहती है कि हम जो डिविडेंड जो है, डिविडेंड नहीं देंगे, हम प्रॉफिट सारे का सारा अपने पास रख लेंगे एज ए रिटेन अर्निंग। किसके लिए? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए। तो हमारे पास जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज आएंगी तब हमारे को काम आएगा। दूसरा ये कि ज्यादा डेट अगर हम लेते हैं तो इससे मार्केट में इमेज खराब होती है, इसलिए भी हमें आगे डेट लेने में, फाइनेंस लेने में दिक्कत होगी, और रिटेन अर्निंग अपने पास रखनी चाहिए। दूसरी अप्रोच जो है डिविडेंड डिसीजन की, वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। ये अप्रोच क्या कहती है कि प्रॉफिट का जितना भी पार्ट है वो सारे का सारा एज ए डिविडेंड दे दो, या डिविडेंड ज्यादा दो, रिटेन अर्निंग कम रखो। क्यों? इससे क्या होगा? देखिए शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आप डिविडेंड दोगे तो उससे फर्म के मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ता है। अगर आप हाई डिविडेंड देते हो तो मार्केट वैल्यू बढ़ती है शेयर की, और अगर डिविडेंड कम देते हो तो इससे मार्केट में वैल्यू शेयर की कम होती है और शेयर होल्डर्स को नुकसान होता है। तो अगर आप शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो कंपनी को हमेशा ज्यादा डिविडेंड देना चाहिए। तो इसलिए कुछ शेयर होल्डर्स जो हैं वो उन कंपनीज को लाइक करते हैं जो डिविडेंड ज्यादा देती है, ताकि उनको कमाई होती रहे, उनकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती रहे और वो कैपिटल गेन भी कमा सके। तो अब बात आती है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण शेयर होल्डर्स जो हैं वो डिविडेंड पसंद करते हैं। वो फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए आपने कंपनी के शेयर खरीदे, शेयर के ऊपर आपको कंपनी को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के ऊपर मान लो अगर कंपनी ने रिटेन अर्निंग कर दिया, आपको कोई डिविडेंड नहीं दिया, तो इससे एक इन्वेस्टर के माइंड में एक शक पैदा होता है कि कंपनी कुछ नहीं पे कर रही,
और फ्यूचर सबको पता है अनसर्टेन है, फ्यूचर का किसी को पता नहीं है। तो अगर उनको चूज करना हो कि आज डिविडेंड ले लो या कल फिर ज्यादा डिविडेंड ले लेना, तो वो हमेशा आज ही प्रेफर करते हैं, प्रेजेंट में जीना चाहते हैं। तो वो कहते हैं भैया हमें आज ही डिविडेंड चाहिए। तो इसलिए द मनी विच यू हैव गॉट टुडे इज मोर वैल्यूएबल द मनी विच यू विल बी गेटिंग इन द फ्यूचर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट भी आ गया इसमें। फ्यूचर का किसी को क्या पता है, तो इसलिए अनसर्टेनिटी कम होती है, अनिश्चितता कम होती है जब आप डिविडेंड देते हो। तो आपको डिविडेंड देना चाहिए, इससे इन्वेस्टर जो है वो खुश रहते हैं, उनको ऐसे लगता रहता है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, दे रही है, आगे का किसी को कोई पता नहीं है। दूसरी बात, कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनको करंट इनकम की जरूरत होती है, जैसे पेंशनर हो गए, जो बूढ़े पेंशनर हैं, विडो है, इनका कोई सोर्स तो है नहीं कमाई का, इन्होंने कुछ शेयर ले रखे हैं, उन शेयर के ऊपर अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो इनकी तो कमाई खत्म होगी। तो इन इन्वेस्टर्स को करंट इनकम चाहिए होती है, इसलिए भी डिविडेंड जरूरी होता है। तीसरी बात है कि इससे कंपनी की साउंडनेस का पता लगता है कि कंपनी जो है वो बढ़िया काम कर रही है, कंपनी के पास पैसे हैं। तो कुछ शेयर होल्डर्स जो है वो बहुत ही इसको अच्छा मानते हैं कि कंपनी हेल्दी है अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। तो ये बात भी ठीक है कि अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। तो वो शेयर होल्डर्स जो हैं वो डिविडेंड लाइक करते हैं, और जो कंपनी डिविडेंड देती है उनको वो स्ट्रॉन्ग मानते हैं। इससे कंपनी की साउंडनेस का पता लगता है। लास्ट पॉइंट है टैक्स बेनिफिट, कि डिविडेंड इनकम जो आपको मिलती है, इनकम टैक्स में आपने पढ़ा होगा, वो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स फ्री होती है। कंपनी को टैक्स पे करना होता है, डिविडेंड टैक्स, जो भी डिविडेंड आप देते हो। तो शेयर होल्डर जो है वो डिविडेंड पसंद करते हैं क्योंकि इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता। और सबसे लास्ट बात ये है कि ठीक है, ये सब बातें हमने पढ़ ली। कुछ शेयर होल्डर की डिजायर भी होती है कि जब कंपनी मोस्ट ऑफ द पार्ट नेट प्रॉफिट का रख लेती है अपने पास, तो शेयर होल्डर्स ठीक है शुरू में तो लाइक नहीं करते। अब हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा डिविडेंड दें, डिविडेंड ज्यादा दें या कम दें। कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं, अगर कंपनी डिविडेंड कम देती है तो भी वो राजी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि अभी फिलहाल डिविडेंड कम दिया है तो कंपनी ने सारे पैसे अपने पास रख लिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो उनको फ्यूचर में ज्यादा डिविडेंड मिलेगा और मार्केट वैल्यू उनकी फ्यूचर में बढ़ जाएगी, तब वो कैपिटल गेन कमा लेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों अप्रोचेस के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ना तो डिविडेंड ज्यादा होना चाहिए, ना डिविडेंड कम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एक पॉलिसी हमें उसको फॉलो करना चाहिए। दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं। अगर ज्यादा डिविडेंड दोगे तो आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, फिर आपको डेट इक्विटी लेना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर सारा कुछ ही अपने पास रखोगे तो शेयर होल्डर भाग जाएंगे। तो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं कि डिविडेंड किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहला है कैश डिविडेंड। कंपनी आपको कैश में पे करती है डिविडेंड। इसका मतलब कैश में पे करने के लिए कंपनी के पास अच्छी खासी क्वांटिटी में कैश होना चाहिए। कंपनी को पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि मेरे पास कैश है भी या नहीं। अगर नहीं है तो कैश डिविडेंड देने से पहले फंड इकट्ठे कर लेने चाहिए ताकि कंपनी को कहीं से लोन ना लेना पड़े। तो कंपनी जब कैश देती है तो कंपनी का रिजर्व सरप्लस कम हो जाता है। ये भी एक इसका माइनस पॉइंट है। जब आप कैश में देते हो उसको कैश डिविडेंड बोलते हैं। दूसरा है स्टॉक डिविडेंड या बोनस शेयर। तो स्टॉक डिविडेंड जो है वो उसको अमेरिका में स्टॉक डिविडेंड बोलते हैं, इंडिया में उसको बोनस शेयर बोलते हैं। जब आप कैश में ना दे करके उनको क्या देते हो, एक्स्ट्रा शेयर दे देते हैं। एक्स्ट्रा शेयर मतलब हम 10% शेयर देंगे कि जिसके पास 10 शेयर है उसको एक शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो उसके पास अब कितने शेयर हो जाएंगे? 11 शेयर। तो इस केस में क्या कर रहे हो आप? बोनस शेयर दे रहे हो, एक्स्ट्रा शेयर इश्यू करके दे रहे हो। तो इससे क्या होगा? उनकी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। जिसके पास पहले 100 शेयर थे उसके पास अब 110 शेयर हो जाएंगे। तो आगे आने वाले टाइम में उसको डिविडेंड 110 शेयर के ऊपर मिलेगा और उसका मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगी, उसकी कंपनी में हिस्सेदारी भी बढ़ जाती है प्रोपोर्शनेटली। तो इसको हम बोलते हैं बोनस शेयर। जब आप क्या करते हो, बोनस शेयर इश्यू करते हो, एक्स्ट्रा शेयर देते हो प्रोपोर्शनेटली। तो इसमें रिजर्व और सरप्लस कम नहीं होता, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर कैपिटल बढ़ जाती है
शेयर होल्डर को भी फायदा होता है, उसके पास एक्स्ट्रा शेयर आ जाते हैं, उनको बेच भी सकते हैं और उसके ऊपर उसको डिविडेंड भी मिलेगा आगे। तो अगर आप बोनस शेयर देते हो तो इससे कंपनी को क्या फायदा होता है? बोनस शेयर में एक तो कैश आउटफ्लो की कोई जरूरत नहीं है, कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता क्योंकि आपको कैश में नहीं देना, आपको क्या एक्स्ट्रा शेयर इश्यू किया है बस आपने, तो कंपनी के कैश के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हो सकता है कि कंपनी के पास कैश हो ही ना। दूसरा ये कि जब फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो, कैश की प्रॉब्लम हो, पैसे देने में दिक्कत हो रही हो, तो उस टाइम कैश ना दे करके क्या कर दो, शेयर इशू कर दो। तो ये ऑप्शन हमारे पास है। मोर अट्रैक्टिव शेयर प्राइस, जब आप शेयर और ज्यादा इशू कर देते हो तो मार्केट के अंदर शेयर की सप्लाई बढ़ जाती है। जिसके पास 100 शेयर थे उसके पास 110 हो गए, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, तो इससे ट्रेडिंग भी बढ़ती है। जब ट्रेडिंग बढ़ती है तो इससे और अट्रैक्टिव हो जाता है, उसका मार्केट प्राइस कम हो जाता है। मार्केट प्राइस जब कम हो जाएगा तो उसकी ट्रेडिंग बढ़ जाएगी, तो इसलिए वो अट्रैक्टिव हो जाता है शेयर, उसकी काफी डीलिंग होने लग जाती है। रेपुटेशन बढ़ती है मार्केट के अंदर कंपनी की। जब आप बोनस शेयर की अनाउंसमेंट करते हो तो इससे कंपनी की रेपुटेशन और गुडविल बढ़ती है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि ये एक अच्छी न्यूज है मार्केट के अंदर। इन्वेस्टर्स को एक एज ए अच्छी न्यूज लेके चलते हैं कि ये पता लगता है, ये इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है, क्योंकि कंपनी के पास जो प्रॉफिट था उसको कंपनी ने कहाँ लगा दिया होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज के अंदर लगा दिया। कंपनी के पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है तो इससे आगे हमें बहुत सारा फायदा होने वाला है, तो इससे वो कंपनी की गुडविल बढ़ती है। शेयर होल्डर को क्या फायदा होता है अगर आप बोनस शेयर इशू करते हो? अगर आप बोनस शेयर इशू करते हो या स्टॉक डिविडेंड बोल देते हैं जिसको, तो शेयर होल्डर को क्या फायदा होता है? एक तो उनका फ्यूचर में डिविडेंड बढ़ता है, क्योंकि जिसके पास 100 शेयर थे उसको हमने 10 शेयर एक्स्ट्रा दे दिए थे, अब उसको 110 शेयर मिल गए। 110 शेयर के ऊपर उसको अब डिविडेंड मिलेगा, पहले उसको 100 शेयर पे मिल रहा था, है ना, तो इससे उसको फायदा होता है। दूसरी बात यह है कि मार्केट प्राइस भी बढ़ता है, मार्केट वैल्यू शेयर की बढ़ती है। जब ट्रेडिंग ज्यादा होगी मार्केट में, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो जो कंपनी स्टॉक डिविडेंड देती है तो उसको इन्वेस्टर अच्छा मानते हैं कि ये कंपनी ग्रो कर रही है, फ्यूचर में आपको और ज्यादा प्रॉफिट देगी, और ज्यादा डिविडेंड देगी, तो उसका मार्केट प्राइस बढ़ता है मार्केट के अंदर। मार्केट प्राइस जब बढ़ता है तो कैपिटल गेन होने के चांसेस होते हैं कि आज जो शेयर 100 रुपए का है कल को 200 रुपए का हो जाएगा, तो उससे मार्केट वैल्यू बढ़ती है शेयर की। तो शेयर होल्डर्स जो है वो कैपिटल गेन कमाते हैं इस शेयरों को बेचने से, तो काफी उसकी डिमांड बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। और इससे प्रोपोर्शनेट ओनरशिप नहीं बढ़ती। प्रोपोर्शनल ओनरशिप का मतलब है कि मान लो शेयर होल्डर्स की जो ओनरशिप है वो कम नहीं होती, क्योंकि मान लो कंपनी ने 10% बोनस शेयर इशू कर दिए, तो जिसके पास 100 शेयर थे उसके पास 110 हो जाएंगे, जिसके पास 200 थे उसके पास 220 हो जाएंगे। तो प्रोपोर्शनेटली जो ओनरशिप है वो सेम बनी रहेगी। तो किसी के पास अगर 20% शेयर है कंपनी के तो उसके पास 20 ही बने रहेंगे। और आपने देखो कैपिटल भी नई इशू कर दी, इक्विटी कैपिटल भी आ गई, और प्रोपोर्शनेटली ओनरशिप भी सेम बनी रही, तो किसी को कोई खतरा नहीं हुआ। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि जितना पहले जिसके पास शेयर था उतना ही परसेंटेज बना रहता है, कंपनी की ओनरशिप और नए हाथों में नहीं जाती। तीसरी तरह का डिविडेंड है स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप है, स्क्रिप टी नहीं है इसमें। स्क्रिप डिविडेंड का क्या मतलब होता है? जब कंपनी के पास प्रेजेंट में देने के लिए शॉर्टेज होती है कैश की, कैश डिविडेंड देने के लिए कैश नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, प्रोमिसरी नोट इशू कर देती है। प्रोमिसरी नोट आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा। तो ये एक तरह से प्रोमिसरी नोट क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिस तरह से। तो उसमें कंपनी प्रॉमिस करती है कि वो आगे आने वाले थोड़े टाइम में 3 महीने बाद 2 महीने बाद आपको क्या कर देगी, डिविडेंड दे देगी। तो इसको हम बोलते हैं स्क्रिप डिविडेंड। तो स्क्रिप डिविडेंड क्या है? जब कंपनी के पास कैश नहीं होता तो कंपनी क्या कर देती है, प्रोमिसरी नोट इश्यू कर देती है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? एक किस्म से प्रॉमिस होता है कि हम आने वाले 1 महीने या 2 महीने, जो भी उस नोट के अंदर लिखा होता है, आने वाले 1-2 महीनों में हम इसकी पेमेंट कर देंगे, उसको हम बोलते हैं स्क्रिप डिविडेंड। बॉन्ड डिविडेंड है वो भी स्क्रिप डिविडेंड की तरह होता है, बट बॉन्ड डिविडेंड के अंदर जो टाइम मैच्योरिटी है वो ज्यादा होती है, टाइम पीरियड जो है वो लंबा होता है। स्क्रिप डिविडेंड में टाइम पीरियड थोड़ा होता है, बॉन्ड डिविडेंड में टाइम पीरियड लंबा होता है। तो जब स्क्रिप डिविडेंड इशू करते हो तो इससे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बढ़ती है, जब बॉन्ड डिविडेंड इशू करते हो तो इससे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ती है।
क्योंकि ये लंबे टाइम तक आपने इशू किया है। प्रॉपर्टी डिविडेंड, जब आप कंपनी का कोई प्रोडक्ट या कंपनी का कोई और चीज एज ए डिविडेंड दे देते हो, जैसे कंपनी वॉचेस बनाती है तो वॉच दे दी आपने शेयर होल्डर्स को, कंपनी वॉशिंग मशीन बनाती है तो वॉशिंग मशीन दे दी, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो इसमें कैश के बजाय आप क्या कर रहे हो, अपने खुद के प्रोडक्ट दे रहे हो डिविडेंड के तौर पे। कंपोजिट डिविडेंड, जब आप ऊपर जो भी बताए गए जितने भी तरीके हैं उनमें से किसी 2 तरीकों को देते हो, मोर देन वन मेथड जब आप लगाते हो तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट डिविडेंड। तो ऊपर ये जो हमने 5 तरीके किए हैं इनको जब आप एज ए मिक्सचर लेके चलते हो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट डिविडेंड। तो ये आपके टाइप्स ऑफ डिविडेंड थे। अब हम देखते हैं डिविडेंड पॉलिसी कैसी हो सकती है। पॉलिसी मैंने आपको बताया था कि कंपनी की क्या अप्रोच क्या है, लंबे टाइम में कंपनी क्या सोच के चलती है कि डिविडेंड कैसे देना है, देना भी है या नहीं देना, तो उसको लंबे टाइम तक बना के रखती है उस अप्रोच को, उसको हम बोलते हैं पॉलिसी, कि कितना आपने डिविडेंड देना है और कितना रिटेन्ड अर्निंग रखना है। द चॉइस बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग इज नोन एज डिविडेंड पॉलिसी। कई तरह की डिविडेंड पॉलिसी है। पहली पॉलिसी है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। ये काफी फेमस, सबसे फेमस और सबसे अच्छी पॉलिसी जो होती है वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होती है। तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि आप एक फिक्स डिविडेंड देते हो, हमेशा डिविडेंड को आप क्या रखते हो, फिक्स रखते हो कि हम 2 रुपए डिविडेंड देंगे। तो आपके चाहे प्रॉफिट हो रहे हो चाहे लॉस हो रहे हो, आपने 2 रुपए डिविडेंड देना ही देना है। या फिर आपने ये कहा कि हम 40% ऑफ द ईपीएस डिविडेंड देंगे, तो आप हमेशा दोगे, जिसको हम बोलते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड मिलता है पर शेयर के हिसाब से। तो स्टेबल डिविडेंड के अंदर आप डिक्लेयर कर सकते हो कि जो प्रेजेंट लेवल पे डिविडेंड चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जब आपकी प्रोस्पेरिटी हो रही है, सरप्लस इनकम हो रही है, तो आप उसको बचा के रखते हो, और जब आपको प्रॉफिट नहीं होते हैं तब आप उस सरप्लस में से क्या कर देते हो, डिविडेंड दे देते हो। तो प्रेजेंट लेवल पे जो चल रहा है उसी को आप कंटिन्यू करते हो। दूसरा है स्टेबल डिविडेंड एंड लोअर लेवल। तो कंपनी को अगर अच्छी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं, अगर मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, तो कंपनी क्या करेगी, लोअर लेवल के ऊपर डिविडेंड देगी। पहले अगर 3 रुपए पर शेयर दे रही थी तो 1 रुपए देगी। क्यों? क्योंकि उसने मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज के अंदर पैसा लगाना है। तो इन्वेस्टर भी इसको समझते हैं। तो हालांकि ठीक है, इन्वेस्टर की इनकम कम हो जाएगी, बट जो इन्वेस्टर समझते हैं उनको पता लग जाता है कि कंपनी ने डिविडेंड अब की बार कम दिया है तो कोई ना कोई रीजन है। तो इससे उनको अच्छा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में उसका उनको अच्छा कैपिटल गेन होगा और आगे फ्यूचर में उनको डिविडेंड अच्छा मिलेंगे। तो हालांकि ठीक है, इससे कि शेयर होल्डर की वैल्यू कम हो सकती है एक बार के लिए, बट आगे बढ़ जाएगी। स्टेबल डिविडेंड एट हायर लेवल। जो कंपनी जो आपका एग्जिस्टिंग लेवल चल रहा था, कंपनी 3 रुपए पर शेयर आपको हमेशा डिविडेंड दे रही थी, बट अब कंपनी के पास लगातार प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। लगातार प्रॉफिट बढ़ने से, अर्निंग बढ़ने से, लगातार परमानेंट बेसिस पे ही उनकी अर्निंग बढ़ गई है। तो इस अर्निंग के बढ़ने से वो क्या करेंगे, डिविडेंड रेट को भी इंक्रीज कर देंगे कि अब 3 की बजाय हम क्या करेंगे, 5 रुपए पर शेयर देंगे। तो इससे अच्छा मार्केट के अंदर सिग्नल जाता है और कंपनी का मार्केट प्राइस भी बढ़ता है। दूसरी डिविडेंड पॉलिसी है लो रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। तो कंपनी इसमें क्या करती है, डिविडेंड जो है वो लो लेवल पे रखती है, थोड़ा कम डिविडेंड देती है, बट जब कंपनी के पास अच्छी अर्निंग होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट होते हैं, कंपनी को अगर बहुत ज्यादा अर्निंग हो गई है किसी साल में, तो वो क्या कर देती है, एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे देती है। नेक्स्ट आपका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग विद अर्निंग। तो ये नाम से क्लियर है कि इसमें आप डिविडेंड जो है फिक्स नहीं रखते, बल्कि जितनी आपकी अर्निंग होती है उतनी ही आप उसको डिविडेंड देते हो। अगर आपकी अर्निंग ज्यादा हुई है तो आप डिविडेंड ज्यादा दोगे, अगर आपकी अर्निंग कम हुई है तो डिविडेंड भी कम मिलेगा। तो फिक्स रेट नहीं है कोई भी, हाई डिविडेंड मिलेगा अगर हाई अर्निंग हुई है। तो इस तरह की पॉलिसी जो है उससे मैनेजमेंट को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो अपने हिसाब से डिविडेंड दे, ज्यादा अर्निंग हुई है तो ज्यादा डिविडेंड दे, कम अर्निंग हुई है तो कम डिविडेंड दे, कोई क्लियर नहीं है इसमें। बट एट द सेम टाइम इससे जो है अनसर्टेनिटी आती है डिविडेंड के अंदर, कोई पता नहीं है कि इस साल डिविडेंड क्या होगा।
तो शेयर होल्डर्स के अंदर काफी इसमें निराशा होती है और इससे उनकी मार्केट प्राइस के ऊपर भी फर्क पड़ता है। लास्ट है नो डिविडेंड एट ऑल। तो नो डिविडेंड एट ऑल का क्या मतलब होता है, या तो कंपनी के पास कैश नहीं है इसलिए वो डिविडेंड नहीं दे रही, या फिर कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए इतनी ज्यादा कैश की जरूरत है कि वो सारे का सारा उसने रिटेन अर्निंग कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं नो डिविडेंड। तो नो डिविडेंड पॉलिसी जो है उससे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जो है वो बहुत प्रभावित होता है। तो मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए कि वो डिविडेंड देती रहे कुछ ना कुछ, या फिर उसको ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि फ्यूचर में हम आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड देंगे। तो ये आपकी टोटल पॉलिसीज हैं। डिविडेंड पॉलिसी इतनी तरह की हो सकती है। पहली डिविडेंड पॉलिसी जो थी वो आपकी थी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, कि आप इसमें हमेशा स्टेबल रखोगे डिविडेंड को। दूसरी थी लो रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा। तीसरी थी कि डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग विद अर्निंग। चौथी थी नो डिविडेंड। इसमें से जो सबसे अच्छी है वो है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को सबसे अच्छा माना गया है कि आप अपने डिविडेंड को स्टेबल रखो, प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो आप उसको बना के रखो, ताकि इन्वेस्टर्स के मन में एक बहुत अच्छी इमेज आपकी बने और उससे मार्केट प्राइस उसका इंक्रीज हो। तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, या कह लो कि डिविडेंड के अंदर स्टेबिलिटी जो है उसका क्या मतलब है। स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड का मतलब है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, या फिर लैक ऑफ वेरिएबिलिटी, कि ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, और कंसिस्टेंटली कि लगातार आप अगर 2 रुपए डिविडेंड देते आ रहे हो तो 2 रुपए ही देते जा रहे हो, और कुछ सालों के बाद जब प्रॉफिट बढ़ दिया तो उसको 3 कर दिया, तो 3 भी लगातार 3 रुपए रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। तो इसमें मतलब कंसिस्टेंटली आप एक लगातार बढ़िया पेमेंट करते जा रहे हो। इसको दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि जब आप एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड देते हो उसको हम बोलते हैं स्टेबल डिविडेंड, कि एटलीस्ट हम 2 रुपए पर शेयर तो हमेशा देंगे ही देंगे। तो ये 2 रुपए पर शेयर क्या है, स्टेबल डिविडेंड। प्रॉफिट हो नहीं हो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। सबसे अच्छी पॉलिसी है ये। तो शेयर होल्डर्स जो है जनरली इसी को ही फेवर करते हैं, फ्लक्चुएटिंग को नहीं फेवर करते। वो इसको क्यों लाइक करते हैं। अब इसके 3 फॉर्म है कि स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी कितने तरह की हो सकती है। पहला तो ये है कि आप डिविडेंड पर शेयर स्टेबल रखोगे। पर शेयर आप स्टेबल रखते हो कि मान लो 10 रुपए का शेयर है आपका, तो इसके ऊपर आपने डिसाइड कर लिया कि हम 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड देंगे। तो कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको डिविडेंड पर शेयर हमेशा 2 रुपए ही मिलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर जिस साल में लॉस हो रहा है कंपनी को, उस साल भी कंपनी 2 रुपए ही देती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी सारी उम्र ही 2 रुपए पर शेयर देगी। इसका मतलब ये है कि एक लंबे टाइम तक 2 रुपए पर शेयर मिलेगा। अगर कंपनी के प्रॉफिट परमानेंटली बढ़ जाते हैं तो कंपनी फिर इसको चेंज कर देगी, 2 की बजाय 3 कर देगी। फिर 3 रुपए पर शेयर कई साल रहेगा। जब और कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे फिर वो एक पॉलिसी अपनी चेंज कर देगी कि 4 रुपए पर शेयर। तो लंबे टाइम तक आपको पर शेयर डिविडेंड जो है वो सेम रहेगा आपको। दूसरा इसका टाइप है कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसमें आप क्या कर रहे हो, परसेंटेज में आप प्रॉफिट का कितना पार्ट आप डिविडेंड देते हो वो परसेंटेज आप फिक्स रखते हो। मान लो आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो 10 रुपए, एक शेयर के ऊपर आपको 10 रुपए फाइनल अर्निंग हुई, और आपने डिसाइड कर लिया कि हम 40% जो है वो डिविडेंड देंगे इस अर्निंग का। तो यहां पे क्या होगा, आपको हमेशा 40% ही डिविडेंड देना है आपकी अर्निंग का। तो जितनी आपकी अर्निंग उतना ही आपका डिविडेंड। तो डिविडेंड फ्लक्चुएट होता रहेगा बट पे आउट रेशियो तो सेम है ना, 40%। मान लो 20 रुपए अर्निंग हुई तो 8 रुपए डिविडेंड मिलेगा। अगर 15 रुपए अर्निंग हुई तो 6 रुपए मिलेगा। 15 का 40% 6 रुपए हुआ। 10 रुपए अर्निंग हुई तो 4 रुपए मिल जाएगा। तो हालांकि डिविडेंड तो फ्लक्चुएट हो रहा है, 4, 6, 8 हो रहा है, बट हमने ये पे आउट रेशियो तो सेम रखा ना 40%। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो अगर अर्निंग बिल्कुल नहीं हुई तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, अर्निंग ज्यादा हुई तो ज्यादा डिविडेंड, अर्निंग कम हुई तो कम डिविडेंड। तीसरा स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का फॉर्म है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। डिविडेंड कांस्टेंट रहेगा,
आपने डिसाइड कर दिया कि 2 रुपये पर शेयर रखेगा, बट अगर कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मिल जाएगा। जब हाई अर्निंग होती है, एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, तो एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दिया जाता है रेगुलर डिविडेंड के अलावा। तो इन सब तीनों पॉलिसीज में से जो सबसे बढ़िया फॉर्म है वो है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। इन तीनों में से जो शेयर होल्डर सबसे ज्यादा लाइक करते हैं वो है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। ये आपने याद रखना है कि कंपनी ने डिसाइड कर दिया 2 रुपए पर शेयर देंगे। ये सबसे अच्छी क्यों है? क्योंकि इसमें प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप 40% देते हो मान लो, तो फ्लक्चुएट होता रहेगा, और यहाँ तब एक्स्ट्रा मिलेगा जब एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही हो। तो ये सबसे बढ़िया है, इसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है, खतरा कम है, रिस्क कम है, प्रॉफिट हो लॉस हो आपके 2 रुपए पर शेयर पक्के। तो इसलिए ऐसी फर्म जो रेगुलर इनकम देती है डिविडेंड के तौर पे, रेगुलर डिविडेंड देती है, फिक्स डिविडेंड देती है पर शेयर, उनके मार्केट वैल्यू शेयर के अंदर, मार्केट के अंदर उनकी शेयर वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें एक रेगुलरिटी है। अब बात करते हैं कि जो अगर आप स्टेबिलिटी रखते हो डिविडेंड के अंदर, डिविडेंड को हमेशा आप रेगुलर देते हो, उसमें एक स्टेबिलिटी है। मतलब आपने अगर डिसाइड कर लिया कि 2 रुपए पर शेयर हमने देना है और देना ही देना है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदा क्या है इसका? तो एक तो इन्वेस्टर की जो डिजायर है करंट इनकम की वो पूरी होती है। कुछ एक इन्वेस्टर मैंने आपको बताया था, जैसे विडो है या जो ओल्ड पीपल है, ओल्ड पर्सन जो है, वो तो बेचारे इन्हीं पे डिपेंड है, तो उनको करंट इनकम चाहिए होती है, उनको रेगुलर इनकम चाहिए अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। तो अगर कंपनी लो डिविडेंड देती है या फ्लक्चुएट करती है, तो उससे उनके शेयर के ऊपर उनको कमाई नहीं हो रही, फिर उनको बेचारों को अपने डेली एक्सपेंसेस चलाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो वो उन कंपनीज के शेयर को खरीदना पसंद करते हैं जिनकी डिविडेंड देने की रेगुलरिटी होती है डिविडेंड में। दूसरा, इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी। मैंने आपको बताया फ्यूचर अनसर्टेन है, तो जब कंपनी एक स्टेबल डिविडेंड देती है तो इससे वो अपना रेट ऑफ डिविडेंड चेंज नहीं करती, चाहे इसकी अर्निंग में चेंज आ जाए, और अगर इसकी अर्निंग गिरती भी है तो भी वो सेम रेट ऑफ डिविडेंड देती है जैसे वो पहले देती आ रही थी। इससे इन्वेस्टर को एक सिग्नल मिलता है कि फ्यूचर जो है कंपनी का वो बड़ा ही स्ट्रांग है और अनसर्टेनिटी कम है वो। क्योंकि जब कंपनी घाटे में भी आपको डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब कंपनी के पास एक्स्ट्रा कुछ पड़ा है, तभी तो वो निकाल के आपको डिविडेंड पकड़ा रही है। तो इससे कंपनी के शेयर जो है वो स्टेबल बने रहते हैं। तो जब कंपनी डिविडेंड देती रहती है तो इन्वेस्टर के मन में थोड़ी शांति बनी रहती है कि कंपनी ठीक है और कंपनी आगे भी अच्छा काम करेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं। रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो अपना एक्स्ट्रा पैसा, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो अपना पैसा जो है कंपनीज के अंदर लगाती है, शेयर खरीदती है, जैसे LIC है। LIC आप लोगों से प्रीमियम इकट्ठा करती है लाइफ इंश्योरेंस का, उन पैसों का LIC करती क्या है? वो कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, शेयर खरीदती है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड है, इसके अलावा GIC है, IFCI बैंक है, IDBI डेवलपिंग बैंक है। ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, ये कंपनियों के अंदर पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं। तो इन कंपनियों को भी तो डिविडेंड चाहिए होता है ना, तो ये कंपनियां उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करती है जो रेगुलर डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड इनकी कमाई है ना, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर इन इन्वेस्टर्स ने आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है, LIC ने, GIC ने, UTI ने, तो उन कंपनीज की रिक्वायरमेंट है कि उनको रेगुलर डिविडेंड देना ही पड़ेगा। तो इसलिए भी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। देखिए, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अगर आप बना के चलते हो तो इससे कंपनी की मार्केट के अंदर बहुत अच्छी गुडविल बनती है, बहुत अच्छी इमेज बनती है कि कंपनी लगातार डिविडेंड देती रहती है। दिया है कंपनी ने रेगुलर डिविडेंड, तो इससे इन्वेस्टर के अंदर, मार्केट के अंदर एक अच्छी इमेज जाती है। और अगर और पैसा आपको इकट्ठा करना हो तो इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके शेयर डिवेंचर खरीद लेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर आपकी इमेज इतनी अच्छी हो चुकी है कि आपने हमेशा आपने डिविडेंड दिया है। लोगों को पता है कि आप स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, आपका फ्यूचर भी अच्छा है, तो अगर आपको और पैसे चाहिए तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो अगर आपको डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर चाहिए तो आपको पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि
डिविडेंड देना लगातार अपने आप में एक अच्छा सिग्नल है, तो लोगों के मन में भरोसा जाता है कि आप डिफॉल्ट नहीं करोगे और आप एक अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हेल्पफुल रहता है। तो अगर आप स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी लेके चलते हो तो आपको पता होता है कि हमने कितने पैसे देने हैं एज ए डिविडेंड। तो आपको क्लियर कट पता है कि हमें इतने पैसे चाहिए हर साल डिविडेंड के तौर पे। तो आप अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हो, क्योंकि आपको अपने खर्चों का क्लियरली पता है कितने पैसों की आपको रिक्वायरमेंट होगी, कितने पैसे आपके पास हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर रहती है। तो अगर आप फ्लक्चुएटिंग करते हो तो आपको क्लियर ही नहीं होता। तो इस तरह से आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप करेक्टली एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे कि आपको फंड कितने चाहिए डिविडेंड देने के लिए। तो ये सारे पॉइंट थे कि डिविडेंड की स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरीज और व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइंस द डिविडेंड पॉलिसी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।